आप सभी Good लोगों को मेरा evening, नमस्कार। everybody. मैं Honorable. डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के इस वेबिनार सीरीज में। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसमें हमने अपनी वेबिनार सीरीज शुरू की और हम इसमें काफी स्पीकर लेकर के आए, आगे भी लाते रहेंगे जब तक लॉकडाउन कंटिन्यू है। आप लोगों से मैंने पिछली बार एक वादा किया था कि मैं आपको एक सबसे यंगेस्ट स्पीकर से मिलाने वाला हूँ, तो आज हमारे साथ हैं अक्षय स्वामी। अक्षय स्वामी वैसे तो इस समय इंटर्न है और मुझे याद है कि मुझे आज तक जो भी सिखाया है या मैं आज जिस मुकाम पे हूँ वो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की वजह से हूँ। तो मैं अपने स्टूडेंट्स की हमेशा सुनता हूँ और देखता हूँ कि स्टूडेंट्स एक्चुअली कितनी कैपेबिलिटी रखते हैं, और अगर कैपेबिलिटी रखते हैं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो आगे आए और बोले। अक्षय स्वामी से पहली मुलाकात मेरी कलकत्ता में एक सेमिनार के दौरान हुई, जहाँ मैंने इसका थोड़ा कैलिबर देखा और लगा कि हाँ, ये बंदा बहुत कुछ जानता है, बस इसको बताने की जरूरत है या बाहर लाने की जरूरत है। तो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन पिछले कई वर्ष ऐसे और कई स्पीकर को ला चुका है जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं। इवन थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की सीएमई में पार्टिसिपेशन कर चुके हैं, अपना लेक्चर दे चुके हैं। अक्षय स्वामी के बारे में मैं बताता हूँ। He is an intern from Bengal Homeopathic Medical College and Hospital and a global tutor at the Homeopathic Academy from BJAN. ये एक सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई इंटर्न या कोई स्टूडेंट अगर किसी एकेडमी का कोई हिस्सा बनता है तो ये अपने आप में हम सब लोगों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। और इस चीज के लिए मैं हमेशा प्रेज करता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट सामने आते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं कहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। अक्षय स्वामी ने उत्तम जीवन शैली अवार्ड भी पाया हुआ है उज्जैन से, और मुझे लगता है ये तो इसके अवार्डों की अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है इसके अवार्ड्स के लिए। तो मैं अक्षय से गुजारिश करूंगा कि अक्षय, जो भी तुम आज बताना चाहते हो कैन 12 ऑब्जर्वेशंस के बारे में, जो प्रैक्टिकल अप्रोच से तुमने बनाई है, या तुम्हारे मैंने कुछ सीरीज भी सुनी थी जो एकेडमी ऑफ द होम्योपैथिक एकेडमी ऑफ बीजन की तरफ से हैं, तो वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और मैं आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, और आशा करता हूं कि आज सब लोग आपको सुन पाएंगे और बहुत अच्छे से आपको जान पाएंगे कि आप इतने छोटी सी उम्र में इतना कैलिबर रखते हो। तो अक्षय, प्लीज कंटिन्यू योर लेक्चर एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर पावर पॉइंट। आपको सब मालूम है, टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट हो आप भी, मुझे मालूम है। तो प्लीज मेरी तरफ से इजाजत है कि आप शुरू करिए। Thanks a lot, sir, for enabling me to be a part of this webinar and for seeing some caliber in me. Just because of the teacher like you, I'm really grateful to you that you have enabled me to be a part of this program. And also, I'm thankful to all the senior physicians, the doctors, the teachers across the globe who keeps on doing the duties for lifting us. Before starting my program, I would also like to pay my sincere gratitude to all my teachers who have enabled me to speak. In today's webinar, we will be discussing on a very practical topic. Sorry to interrupt you. एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो बहुत फ्लो में इंग्लिश थोड़ा नहीं समझ पाते हैं, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करेंगे तो हमें बहुत बढ़िया लगेगा। थैंक यू सो मच। जरूर सर, आई विल ट्राई। मुझे मालूम है आपकी इंग्लिश बहुत बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से बोलते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, तो प्लीज दोनों लैंग्वेज यूज करो। Yes, sir. तो फिर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे बीएचएमएस की सिलेबस ईयर में आते तो हम सीखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में आने के बाद हम टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद हम इंटेंशनल ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे कि एक फिजिशियन के लिए ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है। So I'm grateful that we are going to learn something from this webinar. So first of all, हमें जानना चाहिए कि यह second prescription होता क्या है। According to Dr. James Tyler Cairns, second prescription is the prescription after the first one has acted का meaning क्या है। फर्स्ट वन हैज एक्टेड का मीनिंग ये है, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है या फिर हम जब भी कोई केस लेते हैं तब हम एक मेडिसिन देते हैं,
तो जब हमारी दी गई मेडिसिन अपना कार्य या उसकी जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जब वो उसे पूर्ण रूप से खत्म करती है, उसके बाद जो हम प्रेस्क्रिप्शन करते हैं उसे सेकंड प्रेस्क्रिप्शन कहा जाता है. So this is what Kant's view was, the definition was about second prescription. Now let's see that what the honorable physician George Lucas from Greece told. It is the most important decision. Homeopathy means our science. The follow-up prescription is very likely the most difficult prescription. The second prescription demands, second prescription करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? More knowledge, more sensitivity, more judgment. अब knowledge तो हमें हमेशा चाहिए होती है अपने केस के बारे में जानने के बारे में कि, और हमारी एक सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है कि हम कितना समझ पा रहे हैं कि हमारा जो केस है, हम जिस केस से डील कर रहे हैं उस वह किस दिशा की ओर जा रहा है. और उसके बाद आती है हमारी जजमेंट की बात कि हम कैसे जज करें. हाउ कैन वी जज दैट what should be the next course of action. So there what the second prescription demands. So ये और भी कहते हैं, even if several prescriptions have been made, none of them qualified to be called the first prescription if they prove their unsuitability by their failure to evoke any response. अगर हमने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है और देखा जाता है कि हमारी दवा देने के बाद भी हम पेशेंट है वह किसी भी प्रकार के फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन ने अपना कार्य किया है, directions are called as second prescription. So even the third second prescription, the first thing is that the first prescription should have acted. Now let's look at the points to be remembered before making a second prescription. तो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन करने से पहले हमें किन किन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना चाहिए. should not be done before studying the case record fully. जब तक हम अपने केस के बारे में पूर्ण रूप से ना जाने कि हमारा केस किस तरह का है, तो उससे पहले हमें सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए. should consider the changes that occurred after the first prescription. So there comes the role of observation. Hahnemann sir ने हमें सिखाया है that our power of penetration should be so deep that we understand what exactly is going on inside the human body. Third point है should not be done in haste. हमने केस टेकिंग में सीखा है कि जब हम कोई भी केस ले तो हमें जल्दबाजी या किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. अगर ये हड़बड़ी रहेगी then it will lead to an indiscriminate second prescription and that will spoil the action of our first prescription and the treatment will go in a wrong direction. So also हमें यह ध्यान में रखना चाहिए that we should give enough time for the first medicine to act. तो अगर हम अपने मेडिसिन को पूर्ण रूप से समय देंगे ताकि वह काम कर सके, तभी हम सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के बारे में सोच सकेंगे. The early repetition of the medicine or the continued giving of the same medicine will not give a chance for symptoms to come back and thereby prevents the opportunity of making a rational second prescription. तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम एक रेशनल सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन कर सकें और रिपीटिशन हमें बहुत जल्द नहीं करना चाहिए अपनी दवाओं का. हमें उनके एक्शन के बारे में, उनकी पावर के बारे में कि वह कितने दिन तक काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसकी प्रॉपर जानकारी हमें होनी चाहिए. अभी हम चर्चा करेंगे कि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन कितने तरह के होते हैं और हम इन्हें किन किन सिचुएशंस में हमें इनको अडॉप्ट करना पड़ता है. तो आप सबने इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा. पहला जो होता है उसे हम कहते हैं रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, सेकंड एंटीडोट, थर्ड चेंज द रेमेडी, फोर्थ कॉम्प्लीमेंट्री टू द फर्स्ट, फिफ्थ कोग्नेट टू द फर्स्ट और सिक्स्थ चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट. अभी हम इन सब केसेस के, इन सब सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे, बारीकी में. So now the question is, when will we repeat the first prescription? Two indications to repeat the first prescription. First indication is when the original symptoms return after a variable period with the same generals and particulars. जब ओरिजिनल सिम्टम्स वो वह वापस आ जाते हैं हमारे पहली दी हुई मेडिसिन के एक्शन के बाद, जिसमें सेम तरह के जनरल्स और पर्टिकुलर्स पाए जाएं, या फिर
that the case comes to its standstill after initial improvement. कुछ देर तक improvement हो रहा था, the patient was feeling good, but the case came to a standstill. The patient was not showing any reactivity. उस समय हमें अपनी मेडिसिन को रिपीट करना चाहिए. नेक्स्ट हम जानेंगे when should we antidote to the first prescription. एंटीडोट का अर्थ होता है that antidote means substance that counteracts the effect of poison. So what we have to do, हमें counteract करना है किसी मेडिसिन के एक्शन को. कब? Indication, appearance of new symptoms that belong to the medicine given. अगर जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं वह मेडिसिन के हैं, जो भी हमने मेडिसिन सिलेक्ट की है, अगर हमें लगे कि यह उस मेडिसिन के सिम्टम है, देन वी शुड ट्राई टू एंटीडोट इट. एंड ऑल्सो the appearance of new symptom after administration of medicine shows that it is a wrong choice, so it should be antidoted. So there are several theories about antidotes, and there are several we keep on saying in our Materia Medica, be it Allen's keynote or any other book, that we often find some antidote medicines. So we should keep in mind that antidote should be done only and only when the new symptoms belong to the medicine given. Then the third type of second prescription is change of remedy. अब change of remedy मतलब हमने जो दवा दी थी उसको बदल देना. यह हमें कब करना पड़ता है? Prescription of medicine which do not have any relation with the previous medicine. When we need to prescribe a medicine which do not have any relation with the previous medicine. हमारी पहली दी गई मेडिसिन के साथ उसकी कोई रिलेशन जरूरी नहीं है कि हो. और इंडिकेशन क्या आएंगे? When a striking new group of symptoms appear, leading to an entire change in the base of symptoms. अर्थात हमारे पास कुछ नए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आएंगे जो कि काफी स्ट्राइकिंग होंगे और हमें लगेगा कि जो हमारी जो पहले की ट्रीटमेंट थी अब उस मेडिसिन को हमें चेंज करना है. Symptoms have changed, but the patient has not improved. देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है. यह इंपॉर्टेंट इसलिए कि कई बार होता है कि कभी कभी पेशेंट सिम्टम्स चेंज नहीं होते हैं, सिम्टम्स बढ़ भी जाते हैं, बट पेशेंट हमारे पास आके कहता है कि मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई है बट स्टिल आई एम फीलिंग बेटर. व्हेन जब यह बेटर की फीलिंग हमें मिलने लग जाती है, मतलब समथिंग इज गोइंग इनसाइड द बॉडी, दैट मींस समथिंग गुड इज हैपनिंग. सो but what we have to do when the symptoms have changed but the patient has not improved, then we need to change the remedy. Fourth comes complementary to the first prescription. Second prescription that is made to complement the action of the former means we need to complement the action of our first selected medicine so that we will get the result in a better and rapid, gentle and permanent way. So what are the indications? The indications are usually done when the first remedy is an acute one and it is to be complemented with the constitutional medicine for completion of cure. यह हम तब करते हैं, कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमारी पहली जो रेमेडी थी वह एक्यूट थी और it acute medicines means it will superficially act, but in order to complete the cure we should give one constitutional medicine. So in that case we need to select a complementary prescription. Fifth type of second prescription is cognate to the first prescription. The medicine which are closely related to each other are known as cognates. We have seen in our Materia Medica that there are several medicines which we call cognates. So now in this slide we see the example of cognates like sulfur, calcarea and lycopodium. These medicines have got a close link between each other. That's why they fall under the category of cognates. Now comes the sixth type of prescription which is called as change of plan of treatment. अब यह बात है कि प्लान ऑफ ट्रीटमेंट एक जगह था चेंज ऑफ रेमेडी और एक जगह है चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट. दोनों में अंतर क्या है? चेंज ऑफ रेमेडी में तो हम रेमेडी चेंज कर रहे थे क्योंकि हमें कुछ स्ट्राइकिंग न्यू ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मिले थे, बट चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में हम क्या देखेंगे? व्हेन द सिम्टम्स ऑफ अनदर मैजम हैज कम अप इन प्रोमिनेंस विद डिसअपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ प्रीवियस मैजम टुडे. हम पहले सपोज किसी और मैजम की ट्रीटमेंट कर रहे थे, उस मैथमेटिक फाइंडिंग्स पे, उस मैथमेटिक एनालिसिस पे जब हम ट्रीटमेंट कर रहे थे तो हम एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे थे, बट जब हमने देखा दोबारा केस लेके कि मैजम जो प्रॉपर्टीज थी पेशेंट की वो शिफ्ट कर रही है, तब वी शुड चेंज द प्लान ऑफ ट्रीटमेंट. दैट इज द मैथमेटिक प्लान ऑफ ट्रीटमेंट विल चेंज. ड्यूरिंग सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन we must inquire about the following.
तो हमें किन किन बातों के बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। फर्स्ट इज हाउ डज द पेशेंट फील इन जनरल। देखिए यह सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट हमारे प्रिस्क्रिप्शन के बाद जब हम सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हों तब हमें जानना है कि पेशेंट कैसा फील करता है इन जनरल। हैज द डिग्री ऑफ एनर्जी बीन अफेक्टेड, because we know that the degree of energy plays a very important role, and the degree of energy will tell about the economy of the patient. Economy of the patient means the total constitution of the patient. Has there been any change in the physical chief's complaints? Means whatever medicine we had given first, has it brought, क्या उसने कुछ physical chief complaints में कुछ बदलाव लाए, या फिर व्हाट अबाउट मेंटल एंड इमोशनल प्लेन, उसके जो मानसिक स्तर पे जो हाव भाव थे, उनकी इमोशंस थे, उनकी विल अंडरस्टैंडिंग थी, उनमें कुछ बदलाव आए या नहीं। इज देयर एनी अपीयरेंस ऑफ न्यू और ओल्ड सिम्टम्स। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में हमें बहुत ही बारीकी से इंक्वायरी करनी चाहिए। नाउ वी विल स्टडी प्रोग्नोसिस आफ्टर ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ रेमेडीज। आप सब जानते होंगे यह कैंट का चैप्टर है, उसी चैप्टर से हमें मिलती हैं कैंट्स 12 ऑब्जर्वेशंस। तो अभी हम शुरू करेंगे एक एक ऑब्जर्वेशन को बारीकी से जानना। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन, दैट इज प्रोफाइलैक्सिस, डायग्नोसिस एंड थेराप्यूटिक्स। Prophylaxis means the prophylaxis, the prevention, and the diagnosis means to be sure what exactly is going on inside the body or what is the sick state. We need to diagnose that. And therapeutics means the selection of remedy that will give the complete cure to the patient. A physician who can rightly prognose is the most learned one. वह physician जो सही तरीके से बता सके कि what will be the end result or what will be the end result of the pathology. जब physician यह बता सकता है, he is told to be the most learned one. That means he have got the concepts. So we know he is Dr. James Tyler Kent. So we will be studying about the 12 observations. The first observation, a prolonged aggravation and final decline of the patient. तो इस ऑब्जर्वेशन का अर्थ क्या है? इस ऑब्जर्वेशन का अर्थ है जो पेशेंट था वह पेशेंट बहुत ही समय से एग्रेवेशन की सिचुएशन में था और एग्रेवेशन के बाद फाइनली वो पेशेंट डिक्लाइन कर जाता है। डिक्लाइन मींस द पेशेंट इज इन स्टेट ऑफ कोलैप्स। इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ हिपोक्रेटिस ने कहा था उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। He must first look at the face of the patient and see whether it is like that of people in good health and particularly it is like its usual self. हिपोक्रेटिस ने कहा जो फिजिशियन है उसे सबसे पहले पेशेंट के फेस को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या यह फेस वैसा है जैसे उन इंसानों का होता है जब वह पूरी हेल्थ में होते हैं, अच्छे स्वास्थ्य में होते हैं। एंड पर्टिकुलरली इट इज लाइक इट्स यूजुअल सेल्फ। और दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल बिकॉज वी नो दैट फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। फेस को देखकर, चेहरे को देखकर हम उसके हाव भावों को देखकर बहुत कुछ जान सकते हैं। whereas the most opposite to it is worse. One must inquire if the skin about the forehead being rough, distended and past. इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो उसके फोरहेड पे स्किन है क्या वह रफ है, वह डिस्टेंडेड है या पास है। इट विल इंडिकेट टुवर्ड्स डिफरेंट पैथोलॉजीज। द कलर ऑफ द होल फेस बीइंग ग्रीन, ब्लैक, लिविड और लेड कलर। उसके चेहरे का कलर हरा है, काला है, पेल हो जा रहा है या फिर लेड के कलर का है। इफ द काउंटेनेंस बी सच एट द कमेंसमेंट ऑफ द डिसीज, काउंटेनेंस का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन, एंड इफ दिस कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर फ्रॉम द अदर सिम्टम्स, इंक्वायरी मस्ट बी मेड whether the patient has long wanted sleep, whether his bowels have been very loose, and whether he has suffered from want of food. And if any of these causes be confessed, the danger is to be reckoned so far less. And it becomes obvious in the course of a day and night whether or not the appearance of the countenance proceed from these causes. But if none of these be said to exist, if the symptoms do not subside in the aforesaid time, it is to be known for certain that death is at hand. तो ये हिपोक्रेटिस ने कहा था कि हमारे लिए फेस का, काउंटेनेंस का या फेशियल एक्सप्रेशन का समझना कितना जरूरी है।
And this is very much important because it will also help us in selection of our remedy. Dr. Hahnemann ने chronic diseases में लिखा है, but if these aggravated original symptoms appear on subsequent days still of the same strength as at the beginning, or even with an increased severity, it is a sign that the dose of this antipsoric remedy, although properly selected according to homeopathic principles, was too large, and it is to be apprehended that no cure will be effected by it. तो हैनिमैन ने क्रोनिक डिसीज में यह क्यों लिखा, इसके बारे में हम जानेंगे कि मेडिसिन जो सिलेक्ट की थी वो भले ही सही हो, बट जो ओरिजिनल सिम्टम्स का हमें एग्रीवेशन मिलेगा, वो जो लार्ज एग्रीवेशन रहेगा, वो उसकी स्ट्रेंथ जो हमारे मेडिसिन की है, उसकी स्ट्रेंथ की जो बात रहेगी, जो सीवियरिटी रहेगी, वह बहुत ज्यादा थी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की जो चर्चा है वह हमारे ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 276 में भी उसकी बात की गई है, जहां पे लिखते हैं हैनिमैन, the so-called homeopathic aggravation. We all know that what a homeopathic aggravation is. That homeopathic aggravation, when we are choosing on the basis of the principles, then a slight aggravation might help the physician that something is going on inside the body. That is to say, the very analogous medicinal disease produced by the vital force, stirred up by the excessively large dose of medicine, in the parts of the organism that are most suffering and most irritated by the original disease, which medicinal disease, had it been of appropriate intensity, would have gently effected a cure, rise to an injurious height. तो इसका मतलब हम यह है, जो पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्रोनिक डिसीज में लिखा, 276 एफोरिज्म में लिखा, ये यही बताना चाह रहे थे कि जो हम ऐसे हमारे पास जो पेशेंट आएंगे जो बहुत ही समय से किसी चीज से सफर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वहां पे ग्रोस पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, देन वी शुड नेवर गिव एक्सेसिव और हाई पोटेंसी मेडिसिन, एंड बिकॉज it will lead to the useless exhaustion of his strength. The patient will lose strength. So what we see as a person is getting worse, the patient. Clinical features are becoming worse and the pathology is in advanced state. Investigations show worsening. And the remedy reaction is prolonged aggravation and final decline of the patient. Just be careful. What is our observation is one thing, and remedy reaction means after we have administered the medicine, we have given the medicine to the patient, and after giving the medicine, the patient was already in the state of aggravation, and finally the patient is declining. So this kind we see in the several advanced pathological cases. So what are the lessons we learned from it? From the first observation, we learned that medicine was too deep and established destruction. So what do we understand? When we are dealing with the cases where we are seeing the advanced pathology, as also we are seeing in the cases of pandemic of the COVID-19, where there is an advanced pathology, where there is more fibrosis of the lungs have taken place, or the ulcerative changes have advanced to a very high state, then we should not select a very high potency. Our antipsoric should not be very high. That remedy has been too late in the case. In incurable or doubtful cases, begin with a moderately low potency and never give it too high or even in moderately high potency. तो फिर वह केसेस के बारे में जहाँ पे हम डाउटफुल हैं, जो कि इनक्यूरेबल हो सकते हैं, हमें लो पोटेंसी से ही अपनी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना चाहिए. एक्शन प्लान. अभी अगर हम यह ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड एंटीडोट immediately. We should antidote the medicine that we have given. Case taking and noting striking and sharp symptoms. We have to take the case again. The indicated remedy should be given in very low or moderately low potency as the case may be with judicious repetition. Noting any new symptoms for further prescriptions. So this is our action plan. हमें दोबारा केस लेना है और दोबारा केस लेने के बाद इंडिकेटेड जो हमारी रेमेडी है उसे लो पोटेंसी में देना है और हमें मेडिसिन सिलेक्ट करनी है जहां पे हम कुछ स्ट्राइकिंग और शार्प सिम्टम देखेंगे उसके बेसिस पर. तो इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा? प्रोग्नोसिस का अर्थ होता है एंड रिजल्ट ऑफ द डिसीज और द फेट ऑफ द सिक स्टेट. द प्रोग्नोसिस इज वेरी बैड. केस इज इनक्यूरेबल. ओनली पैलिएशन इज पॉसिबल. As Hippocrates rightly said, prima non nocere. That means first do no harm. And Hahnemann said in his chronic diseases, now
we will be dealing with the second observation, where there is long aggravation but final and slow improvement of the patient. What we understand by this? By this, we understand that the patient have been suffering from some disease for a long time, but after we are administering our medicine, after the first prescription is done, we find that the patient is starting to react and starting to improve. That is, amelioration is starting to take place. So, first of all, let's refer to Henneman's chronic disease, where he gives the reference of the second observation. What he writes is, but if these aggravated original symptoms appear on subsequent days, still of the same strength as at the beginning, or even with an increased severity, it is a sign that the dose of this antipsoric remedy, although properly selected according to homeopathic principles, was too large. And it is to be apprehended that no cure will be affected by it. So, Henneman ने chronic diseases में यह फिर दोबारा यही लिखा था कि हमें बहुत ही केयरफुल रहना है अपने मेडिसिन सिलेक्शन में, और जो पोटेंसी सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 255th aphorism में वह लिखते हैं, now supposing the remedy is perfectly appropriate, if the improvement delayed too long in making its appearance, this depends either on some error of conduct on the part of the patient or on other interfering circumstances. तो क्या हो रहा है, या तो पेशेंट ने हमारे ट्रीटमेंट में कुछ बाधा डाली है, या फिर जो हमारे मेंटेनिंग कॉजेस हैं, या तो उसने उसको दोबारा अपने लाइफ में लाया है, या फिर कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकती है जिसके कारण इस तरह के हमें देखने को मिल रहा है. So what the observations we are making from the second observation, from the point of view of the patient, as a person works for a few weeks or even few years and then starts feeling better. So जो पेशेंट था वह बहुत कुछ वीक से या फिर कुछ सालों से भी सफर कर रहा था, बट हमारी मेडिसिन देने के बाद वह अभी बेटर फील करता है. क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे? वर्क्स फॉर a few weeks or even few years and then symptoms start feeling better. मतलब वह सफर कर रहा था बट हमारी मेडिसिन देने के बाद इंप्रूवमेंट आया है. पैथोलॉजी कहती है एडवांस्ड विद स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्लो रिवर्सल एज amelioration begins. So what is happening? There is advanced pathology, there are structural changes, but our medicine is correct, so there is slow reversal as amelioration begins. Investigations में हम देखते हैं initially worsen, later improve. इनिशियली थोड़ा बहुत एग्रेवेशन तो रहेगा, जैसे कि हम अपनी मेडिसिन देंगे उसके बाद हम देखेंगे फाइनली एंड स्लो इंप्रूवमेंट हो रहा है पेशेंट का, द पेशेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. तो हम इससे क्या सीखते हैं? इससे हम सीखते हैं कि हमारी जो रेमेडी सिलेक्शन था वह करेक्ट था, पोटेंसी कहीं ना कहीं गलत थी जहाँ पे हमारे केस के लिए वह बहुत ही ज्यादा हाई थी, और इंटेंसिटी ऑफ रेमेडी रिएक्शन वाज विगरस, or patient's constitution was weak due to severe changes in vital organs. There was some severe change in the vital organs. So what is this type of case? Chronic case or acute exacerbation up to borderline structural changes were there. Conditions before terminal stage where one or more organs have been affected but not gone into failure. We see that there is advanced pathology, the organs are suffering but they have not gone into failure. We still can do something for the patient, we still can bring the patient back to normal. There could be slight reversal of the pathology. So what we need to do here, what should be our action plan? First is wait and watch with constant vigil. Vigil means we have to be very careful regarding how the patient's economy is reacting. Second, do not disturb until the action of dose has worn off. We should not keep on changing the remedy. In this observation, we have to be very careful कि हमारी दवा क्या कर रही है, हमारी दवा का एक्शन कितना हो रहा है. Patient needs lots of support from the physician at this time, and hence care should be taken that the patient does not lose confidence in his physician. तो यह बहुत ही जरूरी है कि इस समय हमें बहुत अच्छा सपोर्ट देना है पेशेंट को ताकि वह कॉन्फिडेंस ना लूज करे. Patient's diet and regime should be taken care of. New symptoms in the patient is to be looked out for. So, इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा? और इसका प्रोग्नोसिस फेवरेबल होगा, केस हमारा क्यूरेबल है. द अमाउंट ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड शुड नॉट बी मिसजज्ड.
means what exactly the how the patient is reacting or in what amount the patient is reacting, we should be very careful regarding our judgment. So it is a favorable observation for a physician. Now let's come to a very fruitful observation that we can say. It is the third observation, where the aggravation is quick, short and strong with rapid improvement of the patient. So we'll go into the detail of this observation. Hahnemann writes in chronic disease. What he writes is, for if the symptoms occurring during the action of the remedy have also occurred, if not in the last few weeks, at least now, and then some weeks before, or some months before in a similar manner. अर्थात अगर जो symptoms हैं during the action of the remedy have also occurred, means if the symptoms occurring during the action of the remedy have also occurred, if not in the last few weeks, at least now, and then some weeks before or some months before in a similar manner, then such occurrences are merely a homeopathic excitation through the medicine. तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो कुछ observations आ रही है, that is the homeopathic excitation, means of some symptom not quite unusual to this disease, of something which had perhaps been more frequently troublesome before, and they are a sign that this medicine acts deeply into the very essence of this disease. हमारी जो दवा है, जहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ समय के लिए एग्रेवेशन हुआ, बट शॉर्ट था, रैपिड था, बट द पेशेंट इज फीलिंग बेटर, द पेशेंट इज स्टार्टिंग टू इम्प्रूव, and that consequently it will be more effective in the future. The medicine therefore should be allowed to continue and exhaust its action undisturbed without giving the least medicinal substance between its doses. अर्थात जब हम अपनी मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं और हम जब यह ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि हम मेडिसिन कब रिपीट करें और ताकि हम मेडिसिन के एक्शन को डिस्टर्ब ना कर दें, बिफोर knowing that the medicinal action have exhausted. हैनीमैन ने एफोरिज्म नंबर 157 में बहुत ही सुंदर से थर्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखा है. A homeopathically selected remedy does, by reason of its appropriateness and the minuteness of the dose, gently remove and annihilate the acute disease analogous to it. इसका अर्थ क्या हुआ? होम्योपैथिकली सिलेक्टेड रेमेडी का मतलब हम जानते हैं वह रेमेडी जो हम सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स, और ऑफ कोर्स ये अप्रोप्रिएट है और ये माइन्यूट है. वी डू नॉट प्रेस्क्राइब हाई doses, we need to prescribe minute dose. This will gently remove and annihilate the acute disease analogous to it. Analogous मतलब जो इससे मैच खाती है, without manifesting its other unhomeopathic symptoms. That is to say, without the production of new serious disturbances, yet it usually immediately after ingestion. हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे for the first hour or for a few hours cause a kind of slight aggravation. This is very fruitful. We need to see a kind of slight aggravation when the dose has not been sufficiently small and where the dose has been somewhat too large, however, for a considerable number of hours, which has so much resemblance to the original disease that it seems to the patient to be an aggravation of his own disease. पेशेंट को लगेगा जैसे हमारी दवा देने के बाद कि उसकी डिसीज एग्रेवेट कर रही है, बट it is in reality nothing more than an extremely similar medicinal disease that we have already studied in our Nature's Law of Cure, that is aphorism number 26, how the modus operandi of the homeopathic medicine takes place, somewhat exceeding in strength the original affection. And also in the aphorism number 158, Hahnemann writes, the slight homeopathic aggravation. So our third observation, Kent's third observation, is pointing towards the slight homeopathic aggravation that Hahnemann have mentioned it. What he refers is the slight homeopathic aggravation during the first hours, a very good prognostic that the acute disease will most probably yield to the first dose. That means हमारी पहली डोज से ही acute disease cure की direction में चलेगी. Is quite as it ought to be, as the medicinal disease must naturally be somewhat stronger than the malady to be cured. हमारी जो medicinal disease होगी वह कुछ हद तक strong होनी चाहिए उस
सिक स्टेट्स है या उस डिसीज से जिसे हम क्योर करना चाहते हैं. If it is to overpower and extinguish the latter, just as a natural disease can remove and annihilate another one similar to it, only when it is stronger than the latter. इसके बारे में, इस ऑब्जर्वेशन के बारे में हम चर्चा एफोरिज्म नंबर 159 में भी देखते हैं. The smaller the dose of the homeopathic remedy is, so much the slighter and shorter is the apparent increase of the disease during the first hours. अर्थात जितनी हमारी स्मॉल डोज रहेगी और जितना हम केस को सही तरीके से समझेंगे, उतना ही अपैरेंट इंक्रीज हमें सिम्टम्स में मिलेगा कुछ घंटों के लिए. फिर I think the internet connection is going down at the speaker point. So मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है अक्षय, ऐसा लगता है जैसे शायद किसी टीचर से ही पढ़ रहे हो. और मैं हमेशा ऐसे स्टूडेंट्स को हमेशा आगे लाना चाहता हूँ जो लोग कुछ आगे करने के लिए इच्छुक रखते हैं या किसी चीज को बहुत समझाने के इच्छुक रखते हैं. कैंट ऑब्जर्वेशन के बारे में बता दूं कि मुझे इस बात को बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी कि मैं जब फाइनल ईयर बीएचएमएस में था तो मुझसे मेरे जो एक्सटर्नल एग्जामिनर थे उन्होंने पूछा कि कैंट के ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताओ. तो मुझे लगता है कि मैं शायद एक भी ऑब्जर्वेशन उसको ढंग से बता नहीं पाया था. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, मतलब क्यों नहीं बता पा रहे हो, तुम एक ऑब्जर्वेशन बता दो बस आप पास हो जाओगे. तो मैंने कहा सर मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज में एक भी ऑब्जर्वेशन आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे याद नहीं है. तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं याद है. मैंने कहा सर इसलिए याद नहीं है क्योंकि वो मुझे अच्छे नहीं लगते. तो उन्होंने पूछा कि मुझसे अच्छे क्यों नहीं लगते. तो मैंने कहा डॉक्टर कैंट सर ने ना पहले ऑब्जर्वेशन में मरने की बात कर दी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते. तो उन्होंने कहा कि दीपक इसके बाद तुम फाइनल ईयर क्रॉस करके इंटर्नशिप में जब आओगे तब तुम्हें एक्चुअल में पता लगेगा कि उन्होंने पहला ही ऑब्जर्वेशन डिक्लाइन के लिए क्यों लिखा था. और यकीन मानिए जैसे ही मैं इंटर्नशिप में आया तो मैंने ये सोचा कि इन ऑब्जर्वेशंस को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में लागू करूं और देखूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है. मैं आपको भी बता दूं जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको एक टास्क देता हूं कि पूरे एक हफ्ते एक ऑब्जर्वेशन को दीजिए. आपको एक ऑब्जर्वेशन जरूर एक हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं किसी पेशेंट पे मिल जाएगा. एक हफ्ते का टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पेशेंट कम है. वरना मुझे तो कभी कभी पूरे डे में अगर मैं 12 दिन 12 ऑब्जर्वेशन के लिए तो मुझे डेली कोई ना एक ऑब्जर्वेशन का एक पेशेंट जरूर मिल जाएगा. तो अक्षय आप ज्वाइन कर लें. अक्षय Akshay, you're not audible. ओके आई थिंक शायद सर आप अनम्यूट कर कर रहा हूँ. जी 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 मैं कर रहा हूँ. सर अक्षय आप सुन पा रहे हो बेटा? Yes sir, I can hear you sir. जी सर प्लीज मेरी कंटिन्यू करो. हाँ सर ये स्लाइड आ रही अभी तो नहीं है. आपके यहाँ इंटरनेट की शायद प्रॉब्लम है कुछ. डॉक्टर श्वेता आप कोई ऐसे क्वेश्चन तो नहीं है जो आप अक्षय से पूछना चाहेंगे. आप कलेक्ट करते रहना, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो बाद में पूछना. यस अक्षय अब आ गई स्क्रीन, पावर पॉइंट भी आ गई है.
observations. So in aphorism number 282 of 6th edition, Dr. Hahnemann writes, it would be a certain sign that the doses were altogether too large. It would be a certain sign that the doses were altogether too large if during treatment, especially in chronic disease, the first dose should bring forth a so-called homeopathic aggravation. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? थर्ड ऑब्जर्वेशन जब हम देखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी जो पहली डोज है वो है एक स्लाइट रैपिड होम्योपैथिक एग्रेवेशन पैदा करे, दैट इज अ मार्क्ड इंक्रीज ऑफ द ओरिजिनल मॉर्बिड सिम्टम्स. मॉर्बिड मतलब सिक सिम्टम्स, जो ओरिजिनल सिक सिम्टम्स को लेकर पेशेंट हमारे पास आया है, हम उसको देखकर हम देखेंगे कि देयर विल बी अ स्लाइट इंटेंसिफिकेशन, however modified somewhat by shaking before its administration, that is more highly dynamized. We have already seen that how the dynamization takes place. इसी एफोरिज्म के फुटनोट में हैंडमैन लिखते हैं, if this course be pursued, there is no danger to be feared, as is the case in the treatment of disease hidden within, that the excessive dose, while it extinguishes the disease, the excessive dose while it extinguishes the disease initiates and by continued usage possible produces a chronic medicinal disease. So what will happen, जब हम अपनी थर्ड ऑब्जर्वेशन में देखेंगे और एक्सेसिव डोज जब हम देंगे, किसकी देंगे जब हम देखेंगे कि स्लाइट होम्योपैथिक एग्रेवेशन पैदा हो रहा है और देखेंगे कि यह कहीं क्रॉनिक मेडिसिनल डिसीज जो होती है, it will initiate and by continued usage possible produce a chronic medicinal disease. तो इस ऑब्जर्वेशन में हमें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए पेशेंट हम क्या देखेंगे, एज ए पर्सन देयर विल बी अ शॉर्ट टाइम एग्रेवेशन, अर्थात फ्यू आवर्स हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं जहां पे पेशेंट एग्रेवेटेड रहेगा, फॉलोड बाय वेल बीइंग. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट द पेशेंट शुड हैव द इनर सेल्फ ऑफ वेल बीइंग. क्लिनिकल फीचर्स में हम देखेंगे शॉर्ट टाइम एग्रेवेशन हो रहा है, फ्यू आवर्स का हो सकता है, फॉलोड बाय वेल बीइंग. और पैथोलॉजी सुपरफिशियल टिश्यू चेंजेस इन एक्यूट केसेस, एक्यूट केसेस में कुछ सुपरफिशियल टिश्यू चेंजेस मिलेंगे. रिवर्सल आफ्टर ए फ्यू आवर्स, जब हम मोस्ट का सिमिलर मेडिसिन और द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडी देंगे तो कुछ घंटों में ही हम देखेंगे कि केस का सुपरफिशियल टिश्यू चेंजेस का रिवर्सल हो रहा है. अर्ली डीजेनरेटिव चेंजेस इन लेस वाइटल ऑर्गन्स इन क्रोनिक केसेस, रिवर्सल इन ए फ्यू डेज. तो कुछ घंटे से कुछ दिनों में, कुछ घंटों में हमें एक्यूट केस के रिजल्ट मिल जाएंगे और कुछ दिनों में हमें क्रोनिक केसेस की रिएक्टिविटी जो हमें मिलनी चाहिए वह मिलेगी. उसके बाद हम क्या देखेंगे, इन्वेस्टिगेशंस में हम देखेंगे देयर विल बी स्लाइट बायोकेमिकल चेंजेस व्हिच रिवर्स बैक आफ्टर फ्यू आवर्स और डेज. तो ये हमारी होम्योपैथी की ब्यूटी है, जब हम थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास मिलेगी और हमारी मेडिसिन एडमिनिस्टर करने के कुछ दिनों में ही हमें बायोकेमिकल चेंजेस की हमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिलेगी, तब हमें एक खुशी फील होगी, यस दैट वी स्टडीड द ऑब्जर्वेशन वी वांटेड वी हैव रिसीव्ड. और रेमेडी रिएक्शन क्या होगा, शॉर्ट टाइम एग्रेवेशन फॉलोड बाय वेल बीइंग. तो हमने इस थर्ड ऑब्जर्वेशन से क्या सीखा, हमने इससे यह सीखा कि हमारी रेमेडी करेक्ट थी, हमारी पोटेंसी स्लाइटली हाई थी जिसके चलते हमें स्लाइट होम्योपैथिक एग्रेवेशन मिला, और इंटेंसिटी ऑफ रेमेडी रिएक्शन विगरस था. पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन रोबस्ट मींस खट्टा खट्टा, विगरस विद स्ट्रॉन्ग वाइटल रिएक्शन. अब स्ट्रॉन्ग वाइटल रिएक्शन का मतलब यह होता है कि उसकी जो वाइटलिटी है, जो उसकी इम्यूनिटी है, जो उसके फंक्शंस है, वह स्ट्रॉन्गली रिएक्ट किया हमारे मेडिसिन को. और टाइप्स ऑफ केस हम कौन से लेंगे, एक्यूट और क्रॉनिक विद सुपरफिशियल टिश्यू चेंजेस. इसमें हमारा एक्शन प्लान क्या रहेगा, इसमें हमें सबसे पहले वेट एंड वॉच करना है कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन के साथ. हमें केयर रखना है, केयर शुड बी टेकन दैट द पेशेंट डज नॉट लूज कॉन्फिडेंस. वी ऑलवेज शुड हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट. उसकी डाइट रिजीम के बारे में हमें ख्याल रखना है और देखना है कि क्या कोई नया सिम्टम तो नहीं आ रहा, इसका प्रोग्नोसिस गुड है, बहुत ही अच्छा है, पेशेंट क्यूरेबल है. और मोर परफेक्शन इज रिक्वायर्ड इन जजिंग द अमाउंट ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड. अमाउंट ऑफ स्टिमुलस का मतलब होता है जो हम स्टिमुलस देंगे उसकी जजमेंट के लिए हमें बहुत ही परफेक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए. अब आया हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन. फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे हमें किसी प्रकार का एग्रेवेशन नहीं मिलता और पेशेंट रिकवर करता है. देयर इज नो एग्रेवेशन विद रिकवरी ऑफ द पेशेंट. तो एफोरिज्म 156 में हमने जैसे कि देखा
for it is next to impossible that the medicine and disease, मैं underline वाला part पढ़ के सुना रहा हूँ आपको. For it is next to impossible that medicine and disease should cover one another symptomatically as exactly as two triangles with equal sides and equal angles. इसका मतलब यही था, हैनीमैन ने लिखा था कि किसी कॉन्कोरेंट ट्राइंगल्स की तरह हमें रिएक्शन नहीं मिलेगा. जो नो एग्रेवेशन की बात है कि हो सकता है स्लाइटेस्ट माइन्यूटेस्ट एग्रेवेशन हुआ हो जो कि हमें विजिबल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी सिमिलर मेडिसिन. एफोरिज्म नंबर 159 में फिर वे लिखते हैं, the smaller the dose of the homeopathic remedies, so much the slighter and shorter is the apparent increase of the disease during the first hours. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे डिसीज का इंक्रीज नहीं हो रहा, बट हमारी जो मेडिसिन है वो किसी प्रकार का एग्रेवेशन नहीं ला रही है. एफोरिज्म नंबर 253 में वह चर्चा करते हैं, in all diseases especially in such as are of an acute nature. See, this is very much important कि acute cases में हमारी ऑब्जर्वेशन हमें बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है. Inform us of a slight commencement of amelioration or aggravation that is not perceptible to everyone. See, this is important. This observation where we are not seeing the aggravation, that means the vital reaction is not coming in that way as third observation, but it is coming, but it is not perceptible. We cannot perceive it. The state of mind and the whole demeanor of the patient are the most certain and instructive. In the case of ever so slight an improvement, we observe a greater degree of comfort. The patient is in a great comfort, increased calmness. उसका जो mind है वह calm हो चुका है, and freedom of the mind, higher spirits. Let me see how the positivity is increasing in such patients. A kind of return of the natural state where we are feeling enthusiastic and we are feeling energetic. Yes, we have the spirit to do something good. So this is how the patient is reacting. And in 282 aphorism, Hahnemann writes, the smallest possible dose of homeopathic medicine capable of producing only the very slightest homeopathic aggravation. So, what the observations we make from the point of view of the patient? First is, as a person, the patient is well. Clinical features are, signs and symptoms got better. Pathology, there was no organic or tissue changes. There was no deep-seated disease. Means जब हमारे पास पेशेंट आया था उसके ऑर्गेनिक के टिश्यू चेंजेस नहीं हुए थे, कोई डीप सीटेड डिसीज नहीं थी. हम देखें कि जिसपे जो थे ओनली फंक्शनल डिसऑर्डर्स वर फाउंड. मींस द डिसीज वाज अ सुपरफिशियल वन. Disturbances of slight nature involving purely functions of the nerves with absolutely no change in tissue. हम अपने ऑर्गेनॉन से पढ़े हैं कि हमारे जो पूरी बॉडी है दैट रिएक्ट्स विद द सेंटिएंट फैकल्टी ऑफ नर्व्स. जो नर्व्स हैं वह बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करती हैं. और हमारी जो मेडिसिन है वह इट स्टिमुलेट्स आवर ओन बॉडी टू मेक इट कैपेबल ऑफ रिटर्निंग to its own self, that is boosting our immunity, that is boosting the vitality, that is stimulating the vital centers of the human body so that the cure could be brought. Investigations में हम क्या देखेंगे? Alterations might be obtained in biochemistry of transient nature, which कुछ थोड़े समय के लिए टेम्पररी नेचर में टेम्पररी समय के लिए हम देखेंगे कुछ चेंजेस हमें पाए जा सकते हैं. अब हम अपने रेमेडी रिएक्शन के बारे में क्या सीखे? हमने जो रेमेडी एडमिनिस्टर की थी उसके बारे में देयर वाज अ स्लाइट और नेग्लिजिबल और नो एग्रेवेशन विद रिकवरी ऑफ द पेशेंट. अर्थात हो सकता है थोड़ा सा या फिर नेग्लिजिबल जो कि हम परसीव ही नहीं कर सके, जैसे कि हैनीमैन सर ने बताया हमको दैट द रिएक्शन वाज नॉट परसेप्टिबल. तो हमने इससे सीखा कि हमारी जो रेमेडी थी वह एक्यूरेट थी, पोटेंसी सिलेक्शन एक्यूरेट था, और इंटेंसिटी ऑफ वाइटल रिएक्शन जो चाहिए थी वह अप्रोप्रिएट थी. पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग था, और टाइप ऑफ केस एक्यूट में हो सकता है, क्रॉनिक केस में हो सकता है, विच डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनिक इन्वॉल्वमेंट. इट इज द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, बट वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज इन केस ऑफ एक्यूट cases it is very good, we might say it is the highest ideal of cure, but in cases of chronic diseases or chronic cases this is doubtful because we cannot be sure, because if we do not perceive any changes the patient might be having a lot of doubts that what exactly is going on inside the body, that how such reaction came. So our action plan should be wait and watch with constant vigil.
prognosis is very good in acute cases, but very doubtful in chronic cases, as it indicates that the patient's vitality may be low and pathology may have set in. So here we really have to make a perfect judgment. So this was all about the fourth observation, where we saw that the results were very nice and there was no aggravation. Now comes the fifth observation. What is it in this observation? The amelioration comes first and the aggravation comes afterwards. So it is a very beautiful observation where what's happening, the patient is becoming better just after we are administering the medicine. But again the aggravation is coming. That means something wrong is going on here. Now, what is going on? What was the role of our remedy? How the patient was reacting? अभी हम डिटेल में सीखेंगे. तो हैनेमैन ने क्रॉनिक डिसीज में लिखा है, इस कह सकते हैं कि केंट was inspired by this part and he made this observation where Hahnemann writes, we cannot flatter ourselves that the antisoric medicine given was rightly selected. हम खुद को बहुत बड़ा नहीं मान सकते या खुद को बहुत अच्छा नहीं मान सकते कि जो हमने एंटीसोरिक मेडिसिन सेलेक्ट की थी वह सही थी, और दैट इट विल फॉरवर्ड द क्योर ऑफ ए क्रॉनिक डिसीज, या फॉरवर्ड करेगी क्योर को. इफ इट क्विकली एंड एंटायरली डिस्ट्रॉयज एज इफ बाय स्ट्रोक ऑफ मैजिक द मोस्ट ट्रबलसम सिम्टम्स, ओल्ड, ग्रेट, कंटिन्यूअस पेन्स, tonic or clonic spasms, etc., so that the patient almost immediately after taking the medicine, देखिए हमने मेडिसिन दी और पेशेंट कहने लगा आई एम फीलिंग बेटर, द पेशेंट्स आर गेटिंग गुड, द सिम्टम्स आर बिकमिंग बेटर. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल so that the patient almost immediately after taking the medicine fancies himself as much freed from sufferings as if he were already restored and as if in heaven. This deceptive effect shows that the medicine here acts enantiopathically. Enantiopathically means what we call like we call it enantiopathically means through antipathic method as an opposite or palliative. The medicine that we had given, it was very superficial remedy and it only acted as a palliative. And that in the days following, we cannot expect anything from this remedy but an aggravation of the original disease. See how dangerous it could be to prescribe palliative in such cases, because if we are prescribing a palliative, ignoring the major symptoms or not coming to the essence of the sick state, then we could fix ourselves and the patient may be fixed to a very aggravated state of the original disease. As soon then as this deceptive improvement within a few days begins again to turn to aggravation. Deceptive state means हमें लग तो रहा था कि हमारा पेशेंट ठीक हो रहा है, बट देखा गया कि कुछ एक हफ्ते बाद ही पेशेंट आया और वह बहुत ही ज्यादा aggravated state में है. It is high time to give either the antidote to this medicine. We must have antidote to this medicine. The antidote we have already studied in the second prescription. Or when this cannot, we had a medicine which is homeopathically more appropriate. Very rarely will such an enantiopathic remedy do any good in the future. So here we are getting to see that the prescribed medicine that we gave, it was merely a palliative. Similarly, in aphorism number 256, Dr. Hahnemann writes, on the other hand, if the patient mentioned the occurrence of some fresh accidents and symptoms of importance, signs that the medicine chosen has not been strictly homeopathic, even though he should good-naturedly assure us that he feels better. अब हमें बहुत ही बारीकी से देखना है. That is the unprejudiced observer. We cannot prejudice ourselves by our own prescription. We have given the medicine, but we should be very careful regarding wait and watch, as is not infrequently the case in Thiesical. Thiesical means Thiesical patients with lung abscess, the tuberculosis. We must not believe this assurance, but regard his state as aggravated, as it will soon be perfectly apparent. So what are the observations we make from the point of view of a patient? As a person, the patient feels well for a short time. Patient को कुछ समय के लिए अच्छा फील होता है. Immediately after the medicine देने के बाद, और उसके बाद आता है aggravation का stage. Clinical features हमारे बनेंगे well for a short time, immediately after medicine. Thereafter the symptoms worsen
the picture been exactly the same or changed? तो ये हम देखते हैं कि सिम्टम्स बाद में वर्स हो जा रहे हैं और रेमेडी की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा? Immediate improvement seen in both general condition and disease symptoms of the patient, but only for a few days, after which the condition of the patient worsens. तो हमने इसमें लेसन लिया कि जो हमारी रेमेडी थी, it was superficial, covering only the most grievous symptoms. सिर्फ जो इन grievous symptoms थे उसको कवर कर रही थी. Potency हमारी suitable थी, intensity vigorous, और patient constitution weak due to marked structural changes in the organ. अब हमने मेडिसिन तो दे दी, पैलिएटिव तो दे दी, but we have to be very careful regarding the reactivity of the patient. If the patient is weak and there are marked structural changes, we should be very careful. What kind of case it is? This is terminal case with much structural changes and multiple organ failure. So what is happening? The multiple organs are failing. And the terminal case means this case is a very complicated case. This is a borderline cases with structural changes less severe than the incurable cases. So it is less severe. Why we are calling it less severe than the incurable cases? Because if in the incurable cases we are unable to do the efforts that we can make, but here we can do something. Here we have got the scope. So what is going to be our action plan? The case should be retaken more minutely in order not to miss the important concomitants of the case. हमें केस को दोबारा बहुत ही बारीकी से लेना है और concomitant मतलब concomitant वो symptoms होते हैं. Con means along और con means along and concomitant means occurring along with. वह symptoms जिनके बारे में patient फिक्र नहीं करता है. ये patient symptom हो सकते हैं जैसे headache relieved by urination. ऐसे symptom हम मिस कर सकते हैं. नॉर्मली होना नहीं चाहिए कि यूरिन हो रहा है और यूरिनेशन के वक्त हेडेक रिलीफ हो जा रहा है. ऐसे या किसी और प्रकार के कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स को हमें देखना है ऐसे केसेस में. इफ द सेम सिम्टम्स कम बैक, एक्साइटिंग कॉज शुड बी सर्च्ड फॉर. ये ऐसा कौन सा कॉज है जो हमारे इस पेशेंट को ठीक होने से रोक रहा है? एक्साइटिंग कॉज शुड बी सर्च्ड फॉर, रिमूव्ड, एंड देन द ट्रीटमेंट शुड बी परस्यूड. Because even if we are giving the medicine, but the exciting cause is persisting, and if we are not removing the exciting cause, then there will be no use of our treatment. Essential concomitant in the case should be looked out for more minutely. Here we have to be a very minute observer. Indicated medicine should be prescribed in very low potency with repetition. Why very low potency? Because the vitality is weak, the patient is weak, and there are multiple failure of the organs. So prescribing a high potency will be dangerous. Or if the symptoms come back changed, then what will happen? The new picture should be allowed to develop. हमें एक नई पिक्चर देखनी, क्या वह डेवलप कर रही है. एक्साइटिंग कोज को सर्च करना है, उसे हटाना है, और एसेंशियल कॉन्कोमिटेंट को देखना है, और इंडिकेटेड मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करना है. प्रोग्नोसिस और रिवर्स क्या रहेगा? If the symptoms return exactly as they were, it is favorable for the patient. अगर जो symptoms return कर रहे हैं उसी प्रकार से कर रहे हैं जैसे थे तो ये favorable रहेगा. Or if the symptoms come back change, the prognosis is bad. Look at the whole through the whole. That we have to be very careful regarding looking. So the sixth observation is this was all about fifth. Sixth says too short relief of symptoms. So relief of symptoms means amelioration. That means too short amelioration. हमने मेडिसिन दे दी और मेडिसिन देने के बाद देखा पेशेंट ठीक तो है बट बहुत कम समय के लिए. तो इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या सीखेंगे? हैनेमैन ने क्रॉनिक डिसीज में लिखा है, the only allowable exception for an immediate repetition of the same medicine is when the dose of a well selected and in every way suitable and beneficial remedy has made some beginning toward an improvement. जब हम वह मेडिसिन लेंगे और वह कुछ इंप्रूवमेंट करेगी. मैं लास्ट टाइम पढ़ूंगा यहाँ पे. It is only then, as a practiced observer may recognize, when the peculiar symptoms of the disease to be treated after 14, 10, 7, and even few days visibly cease to diminish, so that the improvement. उसके बाद ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन 252 aphorism में लिखा है हैनेमैन ने, but should we find during the employment of the other medicines in chronic, that is psoriatic disease, that the best selected homeopathic medicine in the suitable dose does not effect an improvement, this is a sure sign. What is that sure sign? We have selected a medicine, but the medicine that we are selecting, जो हम दवा select कर रहे हैं, वह हमें जो effect चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है.
इसका अर्थ हुआ that the cause that keeps up the disease still persists. We are not able to remove the cause as we were removing in our earlier observation. We need that cause should be removed, and that there is some circumstances in the mode of life of the patient or in the situation in which he is placed that must be removed in order that a permanent cure may ensue. That we have to be very careful regarding the accessory circumstances. So in this case, it may be an acute or chronic case with unpredictable but dangerous structural changes. The remedy is well-selected remedy in suitable potency. Quantity should be minimum. Repetition done in acute cases. In acute cases में हम यह देखते हैं पेशेंट को एज ए पर्सन वेल बीइंग वेरी शॉर्ट लास्टिंग, मतलब पेशेंट को वेल फील होता है, अच्छा फील होता है, बट वह बहुत ही ज्यादा समय के लिए नहीं है, शॉर्ट लास्टिंग टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट्स के लिए. क्लिनिकल फीचर्स में वेल बीइंग वेरी शॉर्ट लास्टिंग. पैथोलॉजी इसमें जरूरी है. देयर विल बी हाई ग्रेड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस थ्रेटनिंग द ऑर्गन्स. बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, हाई ग्रेड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है. और इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे धीमे धीमे पेशेंट खराब हो रहा है, द पेशेंट इज वर्सनिंग. सो तो इसमें हमें क्या मिलेगा, पैथोलॉजी में हम देखेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, ऑर्गन्स डिस्ट्रॉयड हैं, और रेमेडी शोज एम्बुलेशन ऑफ द पेशेंट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. एक्यूट केसेस में क्यों, रेमेडी हमारी करेक्ट अगर है, पोटेंसी हमारी राइट है, बट हाई ग्रेड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इज प्रेजेंट. पेशेंट को हम अच्छा कर पा रहे हैं, एमेलिएट कर पा रहे हैं, बट बहुत कम समय के लिए. अर्थात हमारी मेडिसिन ठीक थी, पोटेंसी भी ठीक थी, बट पेशेंट के अंदर कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो कि उसके ऑर्गन्स को थ्रेटन कर रही है. इन क्रॉनिक केसेस में हम देखते हैं रेमेडी करेक्ट है, पोटेंसी करेक्ट है, बट द टेम्पररी नेचर ऑफ एमेलिएशन इंडिकेट द पेशेंट हैज अनकॉन्शियसली और इंटेंशनली डन समथिंग टू स्पॉइल द एक्शन ऑफ दिस मेडिसिन. पेशेंट ने कुछ ना कुछ तो खिलवाड़ किया है अपनी हेल्थ के साथ, या फिर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल टू रिकवरी आ रहा है जो कि एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रहे हैं. इस ऑब्जर्वेशन से हम सीखते हैं we need to frequently repeat as in required in acute cases, proper diet और regime देना चाहिए, और necessary investigations acute और chronic conditions में करनी चाहिए. acute disease में हमने देखा कि high inflammatory state रहेगा, और chronic disease में हम देखेंगे तो हमें क्या करना है, we need organic remedy should be prescribed in low potency because there are some high grade inflammatory changes. Acute case में हम देखते हैं कि observation good है provided the patient cooperates, that means it do not spoil his health. In chronic cases, case may be incurable as the vital organs are affected with pathological changes. So case may be incurable, हो सकते हैं कि हम case incurable हो क्योंकि बहुत ज्यादा pathological changes हो चुके हैं. Favorable if any fault is found in the diet and regime of the patient, otherwise unfavorable. State of red alert, a second opinion should be sought out. तो यह थी हमारी बात सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन के बारे में, जहाँ पे पेशेंट को हम एमेलिएट तो कर पा रहे थे बट बहुत ही कम समय के लिए. सेवेंथ ऑब्जर्वेशन में कैंट हमें सिखाते हैं दिस फुल टाइम एमेलिएशन ऑफ द सिम्टम्स येट नो स्पेशल रिलीफ ऑफ द पेशेंट. अब ये सोचने की बात है कि हम अपनी मेडिसिन दे रहे हैं और हमारी मेडिसिन ऐसे काम कर रही है कि मेडिसिन देने के बाद पेशेंट के सिम्टम्स अच्छे हो रहे हैं, ही इज फीलिंग बेटर, बट फिर भी पेशेंट कोई एक स्पेशल रिलीफ पैदा नहीं हो रहा है, इज नॉट एबल टू फील द एनर्जी दैट ही यूज्ड टू हैव अर्लियर. सो इसमें क्या दिक्कत आ रही है. एफोरिज्म नंबर 279 को जब हम बारीकी से पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं if the disease do not manifestly depend on a considerable deterioration of an important viscus. तो विस्कस मतलब विसरा. इसमें हम वो बात कर रहे हैं कि अगर जो डिसीज है वह किसी इंपॉर्टेंट विसरा से जुड़ी हो या फिर वह डिटेरियोरेटेड हो, जैसे इन केसेस ऑफ अ सिंगल किडनी, और इन केसेस ऑफ जहाँ पे पेशेंट के पास एक ही किडनी है, उसका फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, उसका जो बॉडी एज अ होल है, ही विल नॉट फील द सेम एनर्जी. अगर उसके लंग का मेजर पार्ट फाइब्रोज्ड है या फिर उसका मेजर लिवर का सिरोसिस है, तो we might be able to give the full time evaluation, but still the patient is lacking the vitality that he earlier had. So इसमें हम inference क्या निकालेंगे, there is pre-existing structural changes and a compromised state. Compromised state का अर्थ होता है कि पेशेंट के अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस पहले से ही हो चुके हैं, और वह compromised state में is not in the phase where we can reverse the pathology. Example, जैसे मैंने आपको बताया, patient with fibrinous structural change in certain places, tubercles that have become encysted, and lungs capable of doing only limited work. तो इसमें हम रेमेडी क्या करेंगे, what will be our remedy?
वी हैव टू वेल सेलेक्ट रेमेडी इन करेक्ट पोटेंसी, हमारी क्वांटिटी मिनिमम होनी चाहिए और रिपीटिशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी डन। पेशेंट एज ए पर्सन ही विल नॉट फील मच रिलीफ, क्लिनिकल फीचर्स हमें दिखाएंगे इम्प्रूवमेंट एक सर्टेन एक्सटेंट तक, पैथोलॉजी प्री एग्जिस्टिंग है, लेटेंट छुपे हुए स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, causing no danger to patient's life. Patient will survive and our medicines will also work, but the patient will not feel the energy that he used to feel again. And by giving our medicines, we will see that the biochemistry reports got better. So remedy shows the amelioration of the symptoms. It is the action of our remedy that will show that the symptoms are getting better, but patient is not feeling better. So we conclude that the case is incurable. Here we cannot do anything. We can give relief, but to a certain extent. The patient can only be palliated or relieved to a certain extent, beyond which they cannot improve. तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, हमारा एक्शन प्लान क्या रहेगा? Careful repetition of the indicated remedy at suitable intervals. So it depends on the wisdom of the physician and our case कि हम किस तरह repetition करेंगे और किस तरह कितने intervals के बाद हमें medicine देनी है. The patient should be examined every day to observe any carelessness on the part of the patient. Careful observation is required if any new symptom appears which may demand a change of the remedy. हमें carefully observe करना है, strict diet और regime देनी है patient को. Prognosis ऐसे cases का unfavorable रहता है, only palliation is possible. ऐसे cases में हम जो palliation करते हैं उसे और एक word दे देते हैं suitable palliation. That is the selection of a suitable remedy which will palliate the case and make the patient feel better to certain extent. तो ये थी बात हमारी 7th ऑब्जर्वेशन के बारे में. अब 8th ऑब्जर्वेशन के बारे में हम सीखते हैं. सम पेशेंट्स प्रूव एवरी रेमेडी देगा. हम जो भी दवा देते हैं पेशेंट उस दवा के सिम्टम देने लग जाते हैं. अब जो ये केस होते हैं ये केस इडियोसिंक्रेटिक होते हैं. इडियोसिंक्रेटिक मीन्स ये इनकी इनहेरिटेड क्वालिटी होती है जिसमें हम जो भी मेडिसिन देंगे वो उसकी प्रूविंग देने शुरू कर देंगे. हैंडमैन ने क्रोनिक डिसीज में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है, अ स्मॉल पैलेट ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट डायनामाइजेशंस ऑफ द मेडिसिन ले ड्राई अपॉन द टंग. टंग पे हम मेडिसिन का जो सबसे छोटा पैलेट है वो जब देंगे और द मॉडरेट स्मेलिंग ऑफ एन ओपन वाइल, सिर्फ हम जो हमारी जो वाइल है उसका स्मेल करवाएंगे, उसको ऑल्फेक्शन करवाएंगे, wherein one or more such pellets are contained, prove itself the smallest and weakest dose with the shortest period of duration in its effects. तो यह डोज जो हमारी एक स्मॉलेस्ट पैलेट है या फिर जो हमारा ऑल्फेक्शन है वह प्रूव करेगी शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन में. स्टिल देयर आर न्यूमरस पेशेंट्स ऑफ सो एक्साइटेबल ऑफ नेचर, जो उनका जो नेचर वो एक्साइटेबल है, that is sufficiently affected by such a dose in slight acute ailments to be cured by it if the remedy is homeopathically selected. अगर homeopathically remedy selected है तो उसका जो slightest dose है उसके acute ailment को क्योर कर देगा. एफोरिज्म नंबर 117 में हमने idiosyncrasies के बारे में जाना. Idiosyncrasies by which are meant peculiar corporeal constitution. इसका अर्थ peculiar physical, corporeal means physical constitutions which although otherwise healthy possess a disposition. Disposition means tendency towards. Possess a disposition to be brought into a more or less morbid state, means sick state, by certain things which seem to produce no impression and no change in many other individuals. जैसे सपोज एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है और एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर की खुशबू आती है, किसी सेंट की आती है, उसमें से कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जो उस सेंट से बेहोश हो जाए, तो उस सेंट से बेहोश हो जाने को हम कह सकते हैं इट इज एन इडियोसिंक्रेसी, इट इज काइंड ऑफ इडियोसिंक्रेसी, जबकि बाकी स्टूडेंट्स उससे सफर नहीं किए. तो इस केस में हम देखते हैं कि जो पेशेंट है वह ओवर सेंसिटिव है, हिस्टेरिकल पेशेंट है, ओवरलोड है. रेमेडी क्या होगी हमारी, हम मोस्ट सिमिलर मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे मिनिमम डोज में. पेशेंट में हम देखेंगे पर्सन विल गेट वर्स शोइंग मेंटल सिम्टम्स ऑफ द ड्रग इन एडिशन टू द डिसीज सिम्टम्स. डिसीज सिम्टम्स के साथ साथ वह दिखाएगा हमारे पास ड्रग के मेंटल सिम्टम्स. क्लिनिकल फीचर्स में वह वर्स रहेगा. पेशेंट शोज द फिजिकल फीचर्स ऑफ द ड्रग इन एडिशन टू द सिम्टम्स. पैथोलॉजी और खराब होती जा रही है, इन्वेस्टिगेशंस में हमें कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, वर्स सिचुएशन है. रेमेडी रिएक्शन से हम देखते हैं कि सम पेशेंट्स प्रूव एवरी रेमेडी देगा.
whatever the medicine we are giving, they are coming into the proving, and such kind of prover are very good for homeopathic point of view. हम इससे क्या लेसन सीखते हैं? हम इससे सीखते हैं these patients have a passive vitality where it can receive impressions but cannot react back adequately. तो एक वाइटलिटी की इनके अंदर कहीं ना कहीं कमी है, जहाँ पे वह इंप्रेशन तो ले पा रहा है बट उसे रिएक्ट नहीं कर पा रहा है जैसे उसे करना चाहिए. तो इसमें नेवर गिव टू हाई और टू लो पोटेंसी इन सच केसेस. इसमें हम ना तो वी हैव टू गिव मॉडरेट डोजेज. सच पर्संस कैन बी गुड प्रूवर्स ऑफ रेमेडीज टू एनरिच आवर मैट्रिया मेडिका. सो एक्शन प्लान हमारा क्या रहेगा? हमें दोबारा केस लेना पड़ेगा. कुछ फेटल कंडीशंस में वी शुड एंटीडोट द मेडिसिन. Indicated remedy, if the indicated remedy is the same, 30 or 200 potency is to be given and not above 200 in acute cases and above 500 in chronic cases. Anything of medicinal value like herbal tea etc. को avoid करना है, so that should be avoided for any further proving like state. Prognosis will be bad, almost impossible to cure because it is an idiosyncrasy and the patient, every medicine we are giving is coming to the proving. So let's talk about the ninth observation, where we see the action of the medicines upon provers. What is it? Now, this observation is very important from the view of drug proving. Albert Van Haller, उन्होंने फार्माकोपोइया हेलवेट के प्रीफेस में लिखा था, of course, firstly the remedy must be proved on a healthy body without being mixed with anything foreign. ये हम सब जानते हैं कि हम जो रेमेडी प्रूव करेंगे हम एक हेल्थी बॉडी पे प्रूव करेंगे जिसमें किसी तरह का मिक्सिंग नहीं होगा. And when its odor and flavor have been ascertained, a tiny dose of it should be given and attention paid to all the changes of state that take place, what the pulse is, what heat there is, what sort of breathing and what exertions there are. Then in relation to the form of the phenomena in a healthy person, from those exposed to it, you should move to trials on a sick body. So यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्फ्रेड वैन हॉलर ने ड्रग प्रूविंग की बात हैनीमैन सर से पहले भी बता दी थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि ड्रग प्रूविंग किस तरह हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे हमें कंडक्ट करानी है. तो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में हमें इसके रेफरेंसेस मिलते हैं एफोरिज्म 105 to 114 में, जहाँ पे वी सी प्रिलिमिनरीज टू बी अटेंडेड टू इन इन्वेस्टिगेटिंग द प्योर इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन्स ऑन हेल्दी इंडिविजुअल्स, प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन. Aphorism 118, 119 में भी हमें मिलता है, the action of every medicine differs from that of every other, that every medicine is a unique medicine and there is no surrogacy in homeopathy. Surrogacy means there is a perfect medicine for a perfect case and nothing can take the position of anything else. Aphorism number 120 में लिखते हैं, every medicine therefore must be carefully proved to ascertain the peculiarity of its special effects. Aphorism number 121 से 114 में वह बात करते हैं mode of proceeding when we make trial of them on other persons. Aphorism 141 में वह लिखते हैं the experiments of the healthy physician with medicines upon himself are the best. So हम ये देखते हैं कि the healthy physician himself is the best prover. Aphorism number 142 में वह लिखते हैं the investigation of the pure effects of medicines in disease is difficult. 143 to 145 में only from such investigations of the pure effects of medicines on healthy persons can a real matria medica be formed. यह drug proving बहुत जरूरी है, जहाँ पे we should have the pure picture of the remedy so that we can prescribe it and it will serve as the remedy. So remedy administration में हम क्या देखेंगे? Remedy in various potencies, quantity. Aphorism number 121 of the Organon, the art of healing में लिखा है, strong heroic substances should be given in minimum quantity, those with milder power in considerable quantities. Repetition में successively increasing dose for several successive days till reaction sets. So what we need to note is the reaction of the vitality. So what we conclude from this observation? We conclude that the changes in the state of health of the prover are due to peculiar power of the medicinal substances given. Remedy selected is perfectly well-known potentized drug of metal, non-metal, plant and animal kingdom, whose purity, genuineness and energy are thoroughly assured. Potency is moderate, best in 38 potency, intensity of remedy reaction vigorous. And also इस observation से हम constitutional effects के बारे में जानते हैं. Before the administration of medicine, following points should be recorded carefully.
like, because this is very much important to record the constitutional state, the temperament, the habits, the diet and regime, the family history, the past and personal history, so that we will subtract it. We will keep in mind these states while we will be proving the drug. And we know that there are different types of constitutions. We have melancholic, sanguineous, choleric, and a lot of other constitutions. And we have different temperaments. Also in the constitutions, we have carbon, nitrogenoid, oxygenoid, Provok's classification, and a lot of states we have. So we have to be very familiar with these concepts. So observation is done in provers with apparent healthy state. So conclusion is, healthy provers are always benefited by provings. So the provers are always benefited. That means those state of health improves and he develops immunity to many diseases. So the provers, when we are proving the medicine on different and the healthy provers, they are developing the immunity towards many. This is written in aphorism 141 of footnote. So now we come to the 10th observation, new symptoms appearing after the remedy. Now, what is happening in this observation? Like, we are giving a medicine and the new symptoms are coming. So we have to be very careful regarding these symptoms. So Hahnemann have given a very beautiful reference in the chronic disease, that where he writes that, but if the symptoms are different and had never before occurred or never in this way, and therefore are peculiar to this medicine and not to be expected in the process of disease, if they are of burdensome intensity, means इसका कहने का मतलब यही आ रहा है कि जो नए सिम्टम्स आ रहे हैं वह हमारी मेडिसिन के कारण आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे किसी तरह का मेडिसिनल एग्रावेशन जरूर देखने को मिलेगा. जैसे कि एफोरिज्म नंबर 249 में आप हैनमैन लिखते हैं, एवरी मेडिसिन प्रेस्क्राइब फॉर अ केस ऑफ डिसीज, जो भी मेडिसिन हम डिसीज केस में प्रेस्क्राइब करेंगे, इन द कोर्स ऑफ इट्स एक्शन produces new and troublesome symptoms not appertaining to the disease to be cured is not capable of effecting real improvement. That will not help in the real improvement, because such type of symptoms that the patient was not having but now they're coming, that means something is wrong. So what is wrong here? The case may be acute or chronic. The remedy administered is an anti-miasmatic in suitable potency. Quantity हमने minimum रखनी है, repetition नहीं करना है. ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे पर्सन ठीक नहीं हो रहा है, इज नॉट वेल, न्यू सिम्टम्स आ रहे हैं, क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं, प्रेजेंटेड सक्सेसिव स्टेजेस में. पैथोलॉजी में हम देख रहे हैं नई पैथोलॉजी डेवलप कर रही है, ड्रग टॉक्सिसिटी डेवलप कर रही है और इन्वेस्टिगेशंस वर्सन हो जा रही है. और रेमेडी रिएक्शन में हम देखेंगे न्यू सिम्टम्स अपीयर आफ्टर द रेमेडी. सो मे बी दी सिम्टम्स, द सिम्टम्स वर द न्यू सिम्टम्स वर ऑफ द रेमेडी. दैट मीन्स जो हम दवा सिलेक्ट किए थे, जो दवा दी थी वो गलत था. तो इसमें हम देखते हैं कि लेसन में द अनफेवरेबल साइन इंडिकेटिंग दैट द प्रेस्क्रिप्शन वाज इनकरेक्ट, नॉट टू प्रेस्क्राइब इन टू हाई और इवन मॉडरेटली हाई पोटेंसी इन केसेस वेयर वी आर नॉट श्योर ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन. जहां पे हम श्योर नहीं है कि हमारा केस क्या होगा, तो वी शुड ट्राई टू गिव लोअर पोटेंसी एंड रिपीटिशन इज टू बी अवॉइडेड. एक्शन प्लान क्या होगा? यहाँ पे हमें दोबारा केस लेना है, जरूरत पड़े तो केस को एंटीडोट करना पड़े, और लेस सीवियर केसेस में हमें कुछ टाइम देना पड़ेगा ताकि न्यू सिम्टम्स चले जाएं और पेशेंट ओरिजिनल स्टेट में आ जाए. तो हमें क्या करना है? या तो एंटीडोट करना है अगर कोई सीरियस कैरेक्टर आता है, या फिर हमें वेट एंड वॉच करना है ऐसी सिचुएशन में कि जो नए पेशेंट आ रहे हैं वो अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि वी नो दैट जब तक हमारी मेडिसिन का एक्शन रहेगा, मेडिसिन की पावर रहेगी, तब तक वो सिम्टम मिलेंगे. मेडिसिन की पावर हमारे कंट्रोल में होती है, हम मेडिसिन को जब तक रिपीट नहीं करेंगे वह मेडिसिन की पावर खत्म हो जाएगी और हमें ओरिजिनल स्टेट मिलेगा. द केस शुड बी रीटेकन एंड प्रिस्क्रिप्शन शुड बी बेस्ड. और प्रोग्नोसिस इस केस का हमें अनफेवरेबल मिलता है. अभी हम 11th सेकंड लास्ट ऑब्जर्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे. ओल्ड सिम्टम्स आर ऑब्जर्व टू रीअपीयर. यह बहुत ही सुंदर ऑब्जर्वेशन है जहां पे हमें हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर भी मिलेगा. दैट जिसमें हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में हम देखते हैं कि जहां पे पुराने सिम्टम्स थे पेशेंट के, वो वापस आने लगेंगे. तो इस ऑब्जर्वेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं. हिप्पोक्रेटिस ने अपने एफोरिज्म्स में क्या लिखा, यह जानना बहुत जरूरी है. वह लिखते हैं, in a case of angina, if swelling or redness appears on the breast, it is a good sign, for the disorder is being diverted outward. तो देखिए हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर की एप्लीकेशन इनवर्ड टू आउटवर्ड, upward to downward, or in the reverse order of occurrence of the symptoms from more important organ to less important organ. तो
अगर वह देखेंगे कि ब्रेस्ट पे या फिर कोई स्वेलिंग आ रही है या कहीं रेडनेस आ रही है, इट्स अ गुड साइन. In those suffering from depression of spirits and kidney disease, the appearance of hemorrhoids is a good sign. Appearance of varicose veins or hemorrhoids in those suffering from mania shows that mania is cured. तो देखा जाता है कि इस तरह की ऑब्जर्वेशन है जहां पे हमारे पुराने सिम्टम्स वापस आएंगे. पैरासेल्सस हम जानते हैं, पैरासेल्सस ही वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपेरिमेंटर. उन्होंने थियोफ्रास्टस फिलिपस ऑरेलियस बॉम्बास्टस वॉन होहेनहेम में लिखा है, जो कि इनका नाम है, आफ्टर ऑल क्यूरेटिव पावर मस्ट कम फ्रॉम द हार्ट एंड द डिसीज मस्ट बी ड्राइवन इनटू द रिमोटेस्ट कॉर्नर. अब ये रिमोटेस्ट कॉर्नर क्या है? ये हो सकती है हमारी स्किन, या फिर कोई स्वेलिंग, या फिर कोई ओवरग्रोथ, कोई ट्यूमर. So every medicine should act outward from the heart and not in the direction of the heart. That means that medicine should not, every medicine should act outward from the heart. It will take the disease outside to the less important organs, to the periphery, not to the center, because we need to save our more vital organs. Hahnemann ने chronic disease में लिखा है, those incident symptoms during the day which after a considerable time or a long time is now felt again for the first time. वह कुछ सिम्टम जो है कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले सफर करता था, अभी वह दोबारा उन सिम्टम्स को फील करने लगा है. इंडिकेट दैट द एंटीसोरिक हैज टेकन होल्ड ऑफ द रूट ऑफ द इविल. हमारी जो एंटीसोरिक मेडिसिन थी, हमारी जो ट्रीटमेंट थी, उसने इविल को, मतलब जो सिक स्टेट है, उसको पकड़ लिया है. अब उस सिक स्टेट का जो रिवर्सल ऑफ पैथोलॉजी है वो बहुत ही सुंदर रूप से शुरू हो जाए. द इविल एंड विल डू मच फॉर इट्स थोरो क्योर. अब वह क्योर लाएगी. Heading in the forward to chronic disease of Hahnemann में लिखते हैं, expression of suppression, that is externalization of old forgotten suppressed diseases. As for example, it can be observed in the case of abdominal upset or asthma. After administering the proper homeopathic remedy, some skin symptoms follow and the former complaints become well. It is well proved that when we suppress anything in the on the skin, be it an eczema or be it atopic dermatitis or any tumor, then it will go to the center, it will go towards the lung. Disease go from above downwards, that is from the top of the body to the bottom, as it follows the law of gravity. Why the disease will come from upwards to downwards? Because it will follow the law of gravity, that everything always tend to fall from above downwards. So it is in accordance with the universal law of gravitation. For example, as in the case of arthritis, complaints are relieved gradually from the upper joints followed by the lower joints. जो arthritis की complaints है वह upper joints से lower joints में shift होने लग जाएंगी. The whole process is a curative indication of homeopathically treated. So this observation is very much useful in our chronic disease treatment. वह ये भी लिखते हैं, symptoms first to come, last to go. मतलब जो सबसे पहले आया है वह सबसे बाद में जाएगा. That is in the reverse order of appearance. Healing always takes place in the reverse order of appearance of the symptoms. That is, the most recent one heals first, and chronologically suppressed symptoms appear one after the other and heals one by one. Each of these symptoms appear only for a short period of time, and when they all gradually disappear, the patient as a whole experiences a healthy feeling both mentally and physically. Arthat, it is the concept of holistic cure, where the patient as a whole feels good, where not the organs, not the lung or the liver or the spleen is diseased, but the inbuilt, indwelling self of the person is feeling better. That is the holistic concept. Diseases go from the more vital organs to less vital organs in the process of cure. So see, just from this observation, 11th observation, it is so much useful to us that we are learning a lot of things from this. Tufts wrote in 1931, in such acute xanthematous diseases such as measles, scarlet fever, smallpox or chickenpox, the presence of marked skin eruption has always been considered good prognosis. So whenever the skin affections are considered, they are considered good. So the patient is feeling good, there is reversal in order of appearance of the clinical features, pathology is starting to reverse, investigation revert towards normal, and all symptoms reappear. This is a very good remedy reaction that a physician feels very happy when he's getting the old symptoms back. Ideal of cure followed perfectly. So we might call it one of the highest ideal of cure, that it is following the ideal cure.
correctness of medicine is assured, and so is the curability of the chronic disease. So we will understand, yes, we can cure this chronic disease. All symptoms often come back and go off without any change of remedy. There is a step in the right direction. So हमारा जो direction of cure है वह correct है. If the old symptoms are found too, so what is our action plan? If the old symptoms, अगर जो पुराने symptoms हैं हम देखें कि वह काफी समय तक रह रहे हैं, the second dose of the same remedy is required. हमें और एक डोज देनी पड़ेगी. Prognosis का बहुत अच्छा है. It is very good and favorable. कहते हैं homeopathy assists the body to heal itself, to overcome an illness which brings the patient to a higher level of health. अब आगे हम अपने अंतिम चरण पर, जिसे कहते हैं 12th observation of Kant. अब इसमें क्या हो रहा है? Symptoms take the wrong direction. हमने मेडिसिन दी बट समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सिम्टम आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, और डायरेक्शन क्या हो रही है हमारी क्योर की. हिप्पोक्रेटिस के एफोरिज्म्स में लिखा है, when erysipelas that spread externally turns inward, it is not a good thing, but it is good when internal erysipelas turns outward. जब अंदर से बाहर जाएगा तब अच्छा है, बट जब बाहर से अंदर जाएगा then it is a problem. पैरासेल्सस ने कहा है, when there are such lesions there are good healthy eyes, light heads, but before that, when there are such lesions there are good healthy eyes, light heads, but before that and before they break open there is a bad face, heavy head, tightness of chest, stinging pain in the side, bad digestion in stomach, all of which however go away by the breaking open. अर्थात जब हम देखेंगे कि जो टाइटनेस है, जो खराब फेस है या फिर जो हैवी हेड है, वह धीमे धीमे ओपन जब होने लग जाएगा, ब्रेक ओपन करेगा. Not that the fluxes are setting down from above, but that the vitriol rises upwards to the higher parts and causes illness described, which ceased to happen after the breaking open. For which reason the breaking open in the health of the same and shall not be healed, except of all the vitriols in the thighs dissolved away and melted. इसका मतलब यही है कि हमें बहुत ही केयरफुल रहना है जब हम अपनी रेमेडी से देंगे, और रेमेडी देने के बाद हम जब ऑब्जर्वेशन बनाएंगे कि सिम्टम्स की डायरेक्शन क्या आ रहा है. हैडमैन ने भी क्रॉनिक डिसीज में इसके बारे में चर्चा की है. इससे हम ऑब्जर्वेशन एक हफ्ते बाद बनाएंगे. पेशेंट वर्स होता जा रहा है, क्लिनिकल फीचर्स में हम देखेंगे प्रेजेंटिंग सिम्टम्स आर बेटर, साइंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर वाइटल ऑर्गन आर सीन. पैथोलॉजी देखेंगे हम, स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट है वाइटल ऑर्गन का. इन्वेस्टिगेशंस में हम देखेंगे सिचुएशन खराब हो रही है, वर्सनिंग हो रही है. और रेमेडी रिएक्शन में देखेंगे सिम्टम्स सही अपीयर्स इन रॉन्ग डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन जो है वो ठीक नहीं आ रही है. तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने यह सीखा दैट चेंज ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट टू मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन इंडिकेट्स दैट द मेडिसिन सिलेक्टेड वाज एन इनकरेक्ट वन. हमने जब देखा कि जो हमारे स्किन के सिम्टम्स थे या फिर लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन के सिम्टम्स थे वो मतलब एक्सटर्नली टू इंटरनली जा रहे हैं, अर्थात हमारी मेडिसिन ठीक नहीं थी, हमारी मेडिसिन में कुछ गलती थी. द प्रेजेंट डिसीज हैज बीन सप्रेस्ड लीडिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर वाइटल ऑर्गन्स, और ये और भी वाइटल ऑर्गन्स पर अटैक कर चुकी है. एक्शन प्लान में हम क्या देखेंगे? हमें केस दोबारा लेना है, जरूरत पड़े तो केस को एंटीडोट करना पड़ेगा अगर सीरियस कैरेक्टर है. लेस सीरियस केसेस में हम कुछ टाइम देंगे ताकि न्यू सिम्टम्स चले जाए, और केस को दोबारा फ्रेश तरह से देंगे. इसका प्रोग्नोसिस बहुत बुरा हो सकता है, और मोस्ट डिप्लोरेबल एक्ट है that something was wrong in our prescription in the selection of the medicine. So let's summarize. So that was all for the 12 observations. We see that in case of acute cases the applied observations 3, 4, 5, 6, 8 and 12 are good, and in case of chronic cases we see in applied part 1 to 12. In most desirable we see 4, we say it ideal cure, but what a homeopath will desire, it's the third observation where there will be rapid, gentle and permanent cure we will see, and also there will be aggravation and the patient will feel better. And in chronic cases we see 4 and 11, that is where the symptoms, the old symptoms are coming back. So what are the not desirable? We have in case of acute case we have to take care of potency of 368, immediate investigation 38. So this is all about our revision of what we have learned so far. So at last I would like to conclude my session, my lecture with saying that homeopathy brings warmth to the heart, challenge to the mind and material success. If one practice homeopathy, one will learn human nature.
अर्थात होम्योपैथी हमारे हार्ट में एक जोश लाती है, एक वार्मथ लाती है, हमारे हृदय को चैलेंज देती है। और मटेरियल सक्सेस मतलब इट्स नॉट लाइक वी रियली अर्न अ लॉट। अगर कोई होम्योपैथी को प्रैक्टिस करता है तो वह ह्यूमन नेचर को जरूर जानेगा, बिकॉज होम्योपैथी इज अ नेचुरल साइंस। हैंडमैन लिखे, thus homeopathy is a perfectly simple system of medicine remaining always fixed in its principle as in its practice। तो यह उस सूर्य के बराबर है that have endless limits। So we have got the limits, and that as the doctrine must be accepted in its purity, so it must be purely practiced। That's what we can say, that homeopathy is the gateway of futuristic science, and surely through the homeopathy it also have a spiritual touch, and also we should have the top level positivity in our heart and mind, so that we can bring cure to the ailing humanity। Thanks a lot, sir। And also I would like to thank my honorable teachers, Dr. Deepak sir, Dr. Deboshi Das sir, and also Dr. Govind Pandurang Patil sir, who have been a great source of inspiration and motivation for me all through my academic years। Thanks a lot, sir। Thank you, Dr. Akshay. This is really a wonderful session. और मैंने कैंट ऑब्जर्वेशंस को इससे पहले इतने सारे रिलेशंस के साथ पहली बार पढ़ा है। और मुझे लगता है कि जो एग्जामिनर जो मुझे कह रहा था कि 12 ऑब्जर्वेशंस आपको इंटर्नशिप नहीं शुरू करने हैं, उससे पहले तो सिर्फ थ्योरी है, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन पेशेंट देखते देखते आपको ये सब कुछ पता लग जाता है कि आखिर उन्होंने किस तरीके से ऑब्जर्वेशन किए होंगे। लेकिन जो तुम्हारी डॉक्टर कैंट के 12 ऑब्जर्वेशन के लिए तुम्हारी जो ऑब्जर्वेशन है वो और भी परफेक्ट है। आपने पैरासेल्सस, हिपोकेट्स, जितनी भी साइंसेस थी उन सबको कोलैबोरेट करके क्रोनिक डिजीज से, एफोरिज्म से रिलेट करके इतना वंडरफुली प्रेजेंट किया है कि इसी जितनी भी तारीफ करें उतना कम है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि हर एक स्पीकर की एक सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि उसके सेशन में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर उसी सेशन में मिल जाएं, तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं होगी। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आए मुझे लगता है सबके कवर हो गए, और कोई ऐसा क्वेश्चन रह भी गया है तो हम लोग जरूर रहे। और तुम्हारे लिए बहुत चैट्स पे बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और तुम्हारे लिए नाइस प्रेजेंटेशन के तो बहुत सारे मैसेज हैं। क्योंकि आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, तो मैं जो हमारे पैटर्न सर हैं डॉक्टर वीपी सिंह सर, उनसे गुजारिश करूंगा कि जो मीटिंग है आपको वोट ऑफ थैंक्स कहें हमारी तरफ से। मेरी तरफ से तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही तुम्हारा कि तुमने हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट पे हमारे लिए इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज किया। तो डॉक्टर वीपी सिंह सर प्लीज। दीपक जी, आपके माध्यम से मैं डॉक्टर अक्षय स्वामी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूं, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक्चुअली क्या है कि जब ये एग्जाम में आता था ना 12 ये कैंट के 12 लेक्चर्स जो है जब आते तो बहुत लंबा लगता था हमको, और कई बार 2, 3, 4 लिख करके छोड़े आते थे, नंबर भी पूरे नहीं आते थे। अगर ऐसा हम लोग पहले पढ़ लिए तो बहुत अच्छे नंबर आते, और बहुत ही अच्छा डॉक्टर स्वामी ने हमको बताया है। और मेरी बहुत शुभकामनाएं डीएचएमई की तरफ से। मैंने एक इसमें चैट में लिखा है कि हम किस डायरेक्शन में गलत जा रहे हैं, जो ऐसे ऐसे हमारे पास अच्छे स्पीकर, अच्छे काम करने वाले बच्चे हैं, तो क्यों ना हमको इनको सीसीएच के प्लेटफॉर्म पर ले जाकर उनसे बात करनी चाहिए, और हमें जो विद रिकॉर्ड अपनी सारी एक्सपर्टीज, अपने सारे केसेस हमको वहाँ प्रेजेंट करने चाहिए, ताकि हमें और इन सब चीज़ों से ये जब से कोरोना वायरस का केस चल रहे हैं, डॉक्टर दीपक ने जो ये सारी चीज़ें शुरू की हैं, उससे एक्चुअली अंदर से एक इम्यूनिटी जागृत होती है कोरोना से खुद ब खुद लड़ने की। एक्चुअली हम लोगों को होम्योपैथ को कोरोना से कोई डर नहीं है रियली। तो इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना डीएचएमई के बिहाफ पर अक्षय स्वामी के लिए। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अक्षय, तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फिर आप सब लोगों को बता दूं कि हम लोग इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे स्पीकर्स ऐसे लेकर के आने वाले हैं जिनको आपने बड़े बड़े स्टेज पे तो नहीं देखा होगा, लेकिन आप लोग डीएचएमए के माध्यम से उन सब लोगों से रूबरू होंगे। और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आज भी 260 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास थे, और हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे सभी स्पीकर्स, सभी लोग हमारे साथ में हैं। तो इस बात की मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। जबकि मैंने जब सबसे पहला वेबिनार करा था तो मैंने अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन लगाई थी कि शायद अगर 30 या 40 भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत है, लेकिन आज 260 तक पहुंच गए हैं, तो हम और भी ज्यादा पहुंचेंगे।
अक्षय जैसे स्पीकर रहेंगे तो हमारे और भी बढ़ोतरी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय। Thanks a lot, थैंक यू sir, सो for मच। enabling me to speak, नमस्कार। sir. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. थैंक यू, थैंक यू। रौनक बंद कर दो।